नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की। खासकर देश के 3 महानगर ऐसे हैं जहां कोरोना केस काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले मुंबई की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में एक बड़ा उछाल यहां पर आया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3671 नए कोरोना के केस मिल चुके हैं और बुधवार के मुकाबले जो कि 46% से ज्यादा ये बढ़े हुए मामले बताए जा रहे हैं। पूरे राज्य की अगर बात कर लें, महाराष्ट्र में तो 5368 नए केस मिले हैं। 22 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 18,000 के पार हो चुकी है। ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर अब 450 महाराष्ट्र में हो चुके हैं। तो मुंबई में जिस तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो उछाल आया है उससे बीएमसी प्रशासन की चिंता काफी बढ़ गई है। ऐसे में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीएमसी प्रशासन के सभी 24 वार्डों में बने वॉर रूम में युद्ध स्तर पर इस वक्त काम चल रहा है और पुलिस ने भी शहर में निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया हुआ है। सर, आपकी लास्ट पे हेल्थ हिस्ट्री है सर आपकी कुछ? कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से मुंबई में बीएमसी के सभी 24 वार्डों के वॉर रूम में सक्रियता बढ़ गई है। 3 शिफ्ट में 24 घंटे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का काम जारी है। ये पूरी टीम है जो दिन रात 3 शिफ्ट में काम करती है और लोगों के फ़ोन लेना, लोगों को फ़ोन करना, उनको समझाना किसको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, पूरा मार्गदर्शन यहीं से किया जाता है। ये पूरी टीम लगातार यहाँ से काम करती है। ये जो टीम है आप देख रहे हैं, ये फ़ोन से जो लोग हैं, जो लिस्ट आती है उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ ही उनकी रिपोर्ट भी दिन में लेते रहते हैं। ये टीम है जो पूरा जो डाटा जो इकट्ठा हो रहा है उसकी डाटा एंट्री की जाती है और यहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो इस पूरे व्यवस्थापन के ऊपर नज़र रखते हैं। पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उस बेसिस पे हम ट्रायज करते हैं और फिर देखते हैं कि पेशेंट को कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की है, और अगर घर पे फैसिलिटी है आइसोलेशन की तो फिर वो हम दे देते हैं। बीएमसी के मुताबिक आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन 95% बिना लक्षण के हैं और सिर्फ 5% को अस्पतालों में एडमिट करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी पेशेंट दाखिल है किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी नहीं है आज तक। आगे का तो जैसे सिचुएशन बनेगी, उभरेगी, उसके मुताबिक पता चलेगा, लेकिन आज तक किसी को भी ना तो आईसीयू की ज़रूरत पड़ी है और ना ही ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने इस बीमारी को आसानी से लिया गया है या उसको एकदम इजी तरीके से लिया गया है। हमको वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है और सामाजिक अंतर बनाए रखना है। शहर में धारा 144 लागू है, बावजूद इसके बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत में जश्न को लेकर भी भीड़ बढ़ने की आशंका है। लिहाजा गृहमंत्री ने पुलिस को निगरानी बढ़ाने के आदेश के साथ लोगों से भी घर में जश्न मनाने का आग्रह किया है। सभी नागरिकों से बेनती करूंगा कि नए साल का स्वागत करते हुए आपको अपने आप को संभालना चाहिए, अपने परिवार को संभालना चाहिए। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर में रहें और नए साल का स्वागत अपने अपने घर में ही करें। फिलहाल आए मामलों में 95% इमारतों से है, जबकि झुग्गी बस्ती से सिर्फ 5% हैं। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है, बीएमसी अभी इस पर चुप है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो नए साल का जश्न भी मनाएं, स्वागत भी करें तो घर में रह के परिवार के साथ करें, बाहर जाने से बचे। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले यहां भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1313 नए कोरोना के केस मिले हैं, जो कि 26 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी बढ़कर 1.73% हो गई है। बुधवार को 923 नए कोरोना के केस मिले थे राजधानी में। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में 423 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो जिस तेजी से अब मामले बढ़ रहे हैं, अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। हालात इसी ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। 8 राज्यों के 14 जिलों में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते मामलों में 3 से 4 गुना का इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में 24 घंटे में कोरोना के मामले दुगुने होते देख
जो आशंका पैदा हुई थी उसकी ओर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इशारा किया है। हाल तक औसतन 6,000 आ रहे कोरोना केस अब 13,000 पार कर रहे हैं। 8 राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिंता जाहिर की है। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और झारखंड शामिल हैं। वहीं 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या 2 से बढ़कर अब 8 हो गई है। डॉक्टर पॉल, मेरा आपसे सवाल है कि जब पहली लहर आई तो 98,000 के आसपास मामले आए, वो गिरकर 9,000 के आसपास आए। 9,000 से उठकर मामला फिर 4,14,000 या 15,000 के आसपास पहुंचा। फिर ये मामला गिरकर 6,000 से अब 13,000 पहुंचा। क्या इसको तीसरी लहर हम मानेंगे? देखिए, इमर्जिंग सिचुएशन है। आप जैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो फैक्ट्स हैं, जैसे हमने दिखाया यहाँ पे। ये कहाँ लेके जाएगी, हमें कहाँ ये पहुंचनी है, कहाँ इसको रोकना है, ये सब हमारे हाथ में है और हमें उसके लिए, उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी है। इसको लिए तैयारी रखनी है, लेकिन कोशिश यही होगी कि इसको हम इसी टाइम पे इसी जगह ही दबा के रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि पिछले 3-4 दिनों से मामलों में तेजी देखी जा रही है, पर एहतियात बरतने को कहा, घबराने को नहीं। There is no need to panic. घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक देश के तौर पर हम तैयार हैं और हमें तजुर्बा भी है और हमारा टीकाकरण भी काफी बड़े तौर पर हो गया है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि घबराने की बात नहीं है। I repeat, no need to panic, but there is a need to be prepared and to be responsible and to be disciplined. उधर दुनिया में अब तक ओमिक्रॉन के 3,30,000 से ज्यादा मामले हैं और 59 लोगों की जान गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन की गंभीरता को लेकर अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, तो सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं चिंताएं जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उसको लेकर भी हो रही है। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए होने वाली रैलियों को चुनाव आयोग फिलहाल नहीं रोक सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद ही कुछ कर सकता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटे जरूर बढ़ा दिया गया है, ज्यादा कर दिया है और कोरोना के मरीजों का वोट लेने के लिए कर्मचारी पीपीई किट पहनकर उसे वोट डलवाने के लिए जाएंगे। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है और अपनी जान बचा करके सियासी नेताओं की सभाओं में बेहिसाब भीड़ है। रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शायद ही इनमें कोई मास्क पहने दिखता हो। इस हुजूम में कुछ भी हो सकता है। वे लोग जो कोरोना कर्फ्यू लगाकर रात में जनता को सड़क पे चलने नहीं दे रहे हैं, वे भी दिन में भीड़ जुटाकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपने कहा रैलियों पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा तो लगाएंगे। क्या हम ये मान लें कि तब तक ये रैलियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उसके बाद जो परिस्थिति होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो लोग करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि बढ़ते हुए कोविड के खतरों के बीच चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। मिसाल के लिए मतदान का वक्त 1 घंटे और बढ़ाया जाएगा। भीड़ कम करने को 11,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। हर मतदान केंद्र पे थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क होगा। कोरोना के मरीजों को वोट लेने कर्मचारी पीपीई किट पहनकर जाएंगे। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकंड डोज आल्सो। यूपी के चुनाव में एक लंबे समय से तमाम दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतकर विधायक बनते रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते 403 विधायकों में से 140 पे आपराधिक मामले हैं, 106 विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले हैं, 7 विधायकों पे हत्या के केस हैं,
36 विधायकों पे हत्या के प्रयास के केस हैं, 2 विधायकों पे महिलाओं पे अत्याचार के केस हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार राजनीतिक दलों को जनता को बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के शख्स को क्यों टिकट दिया। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी बताना होगा कि उन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है, उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम वहां पर जीत जाएगा। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की वजह से पोलिंग का वक्फा तो 1 घंटे बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले जो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा, उनको कौन रोकेगा, ये साफ नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो आचार संहिता लागू होने के बाद ही पिक्चर में आता है। लखनऊ में आलोक पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और किया कारेंस कमिंग सून। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक आपको लिए चलते हैं, जहां रात 10 बजे से शुरू हुए कर्फ्यू का असर होटल और रेस्टोरेंट पर काफी होता हुआ दिख रहा है। लोग होटल और रिजॉर्ट्स में एडवांस बुकिंग अपनी कैंसिल करवा रहे हैं। वहीं मैसूर में रात के कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए घुड़सवार पुलिस सड़कों पर गश्त करती हुई दिखी, क्योंकि राज्य में अब संक्रमण दर तेजी से बढ़ते हुए 50% की दर पार कर चुका है। नए साल के जश्न के लिए मैसूर की खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे और नाइट कर्फ्यू में रौनक कहीं खो गई। रात 10 बजे से पहले ही पुलिस कमिश्नर चंद्रगुप्त घुड़सवार पुलिस के साथ गश्त पर पहुंच जाते हैं ताकि कर्फ्यू का पालन सही ढंग से हो। कोरोना की दूसरी लहर में मैसूर राज्य के सबसे संक्रमित शहरों में से एक था। मैसूर के साथ बेंगलुरु में भी नाइट कर्फ्यू की वजह से नए साल की पार्टियां रद्द करनी पड़ी। The government has declared ban 4 दिन पहले ही सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा की। तब तक होटल्स के साथ साथ रिजॉर्ट्स में भी बुकिंग हो चुकी थी। अब हम उन सब को पैसे वापस कर रहे हैं। रात के कर्फ्यू की वजह से पर्यटक अब बेंगलुरु की जगह गोवा और पुदुचेरी का रुख कर रहे हैं। बेंगलुरु की ब्रिगेड रोड एमजी रोड इंटरसेक्शन पर नए साल के जश्न के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन आज यहां भी मायूसी पसरी है। 31 तारीख की रात किसी को भी घर के बाहर जश्न की इजाजत नहीं होगी। डेकोरेशन जब करते हैं हम तो लाखों लोग इधर आते हैं, कम से कम 3 या 4 लाख लोग इधर सिर्फ लाइटिंग देखने के लिए आते हैं। तो जब वो आते हैं तो क्राउड काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे, इसके लिए हमने लाइटिंग इस साल नहीं की। दिन हो या रात, एमजी रोड ब्रिगेड रोड का यह चौराहा नए साल के जश्न के लिए खास तौर पर सजाया जाता था, लेकिन वो साजो सज्जा इस बार नहीं दिख रही। हालात ही कुछ ऐसे हैं। ऐसे में आप भी नए साल का जश्न सुरक्षित तरीके से मनाएं, घरों में मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। भारत ने चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, विरोध दर्ज किया है। भारत की तरफ से बयान में यह कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। चीन ने इससे पहले भी अप्रैल 2017 में इस तरह नाम बदलने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से तथ्य नहीं बदल जाएगा। दरअसल चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की थी, जिस पर भारत ने ये कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गौडसे की तारीफ करने के आरोपी कालीचरण को कल गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के तरीके को मध्य प्रदेश की सरकार ने संघीय ढांचे के खिलाफ बताया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पूछ लिया कि पहले बीजेपी बताए कि वो बापू को गाली देने वाले शख्स की गिरफ्तारी से खुश है या नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश तो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। बापू के अपमान और दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने के आरोपी कालीचरण को अब 124A यानी देशद्रोह, 153(1)A, 153(B)(1)A यानी लोक शांति में बाधा, 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करना जैसी धाराओं का सामना करना होगा। इसके अलावा 501A(B) और 294A के तहत मामला पहले से ही दर्ज है। मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और कालीचरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस की टीम उसको रायपुर लेकर आ रही है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कालीचरण ने खजुराहो में गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई थी, लेकिन वो वहाँ रुका नहीं। उस गेस्ट हाउस से उसने पहले चेकआउट भी नहीं किया ताकि पुलिस को चकमा दे सके। कालीचरण खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वरी धाम के करीब एक शख्स के घर पर रुका था। पुलिस से बचने के लिए उसके तमाम साथियों ने फोन भी बंद कर दिए थे। पूरे दिन पुलिस ने सुराग तलाशी और सुबह तड़के 8 से 10 पुलिसकर्मियों की टीम उसे गिरफ्तार कर रायपुर रवाना हो गई। बाबा आए थे करीब 2-2:30 बजे, अरे 1 घंटा वो सोए हैं। 4 बजे पुलिस वाले जगे हैं और कुछ गाड़ी बाहर खड़ी थी, उनके बाद वो ले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ रास्ते। महाराष्ट्र के अकोला से रायपुर धर्म संसद में आए कालीचरण ने अपने संबोधन में कथित तौर पर बापू को अपशब्द कहे, दो धर्मों के बीच विद्वेष बढ़ाने वाले बयान दिए। हालांकि गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सवाल उठाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछ लिया, बीजेपी पहले बताए कि वो बापू को गाली देने वालों के साथ है या खिलाफ। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था, जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। रात के 3 बजे के सन्नाटे में किसी नक्सली को नहीं उठाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। मुझे तरीके पे आपत्ति है, ये तरीका गलत नहीं है, ये हमारी संविधान की जो संघीय भावना है उसको आहत करती है। कोई पुलिस के नाम से फिर तो कहीं भी घुस जाएगा, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देगा। नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं? दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले जांच के दौरान पुलिस ने कालीचरण के महात्मा गांधी और एक विशेष समुदाय के खिलाफ दी गई टिप्पणी के वीडियो को भी जब्त कर लिया था। वैसे मामला दर्ज होने के बाद भी कालीचरण ने वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई पश्चाताप नहीं है। नफरत करता हूं मैं गांधी से, मेरे हृदय में तिरस्कार है गांधी के प्रति। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह सहित कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पहले कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जो खुद धर्म संसद में मौजूद थे। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करती है जो कथित तौर पर नफरती भाषण देने वाले इन धर्माचार्यों के लिए धर्म ध्वजा उठाए खड़े थे। छतरपुर से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन हरिद्वार में नफरती भाषण देने वालों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस ने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे समाज में द्वेष फैलाने वालों के हौसले जरूर बुलंद हो गए हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड पुलिस का अधिकारी नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस को तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई न करने को लेकर घिर चुकी उत्तराखंड पुलिस ने आखिरकार आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा और धर्मदास को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ये बात इतने अंतर है
हमने उत्तराखंड पुलिस से सवाल पूछा कि क्या जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया है, वैसे ही क्या उत्तराखंड पुलिस भी नफरती भाषण देने वालों की गिरफ्तारी करेगी। तो पुलिस अधिकारी जांच जारी है कहकर सवाल टाल गए। धर्म संसद पे जो उसके बाद कमेंट बाद में आए थे, सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, उसमें जो फैक्ट आए थे, फैक्ट के अकॉर्डिंग इमीडिएट मुकदमा दर्ज हुआ। जब एफआईआर जो मूल एफआईआर थी उसमें एक नाम था, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट हमने 2 नाम उसमें और बढ़ गए हैं। और जहां तक नोटिस तामील कराने वाली बात है वो विवेचना का हिस्सा है। उनको बुलाया जाएगा, कुछ चीज़ें उनसे जानकारी ली गई है और सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं और जल्दी हम इसका जो लीगल अंजाम है वहां तक उसको पहुँचाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के नर्म रवैये ने नफरती भाषण देने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हरिद्वार जैसी धर्म संसद पूरे देश में आयोजित करेंगे। पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन किया जाएगा और सभी हिंदुओं से, सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन और आग्रह किया जाता है कि सभी इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। पूछताछ के लिए बुलाई जा चुकी अन्नपूर्णा कह रही हैं कि वो पुलिस से नहीं डरती। पूछताछ के लिए 100% कायम है। हम एक ही बात कहते हैं, जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। हम बिल्कुल कायम है अपनी बात। जो धर्म का साथ देता है, हम माँ दुर्गा के बच्चे हैं और धर्म के रक्षार्थ हम काम कर रहे हैं, तो हम अजय हैं और अभय हैं, ये ध्यान रखें। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमें फांसी पर भी लटका दोगे तो हमें डर नहीं है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विश्वास दिलाने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी लगातार कह रहे हैं कि सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के रवैये से नहीं लगता कि किसी की गिरफ्तारी होने वाली है। धर्म संसद का आयोजक नरसिंहानंद अब भी खुला घूम रहा है। संविधान को लेकर के भद्दे बयान देने वाला, मुसलमानों के खिलाफ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला बयान दिया था, ना उसके खिलाफ मुकदमा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि और धर्म संसद करेंगे, इसमें ऐसी बयानबाजी देंगे। तो फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड पुलिस निष्पक्ष है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण की गिरफ्तारी की है। अब दबाव और दारोमदार दोनों उत्तराखंड पुलिस पर है कि क्या वाकई वो इन आरोपियों की गिरफ्तारी करके नज़ीर पेश करते हैं या नहीं। सहयोगी संजय कौशिक, राहुल और अलीगढ़ से अदनान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जिसके बाद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक विजय यात्रा निकाली और उसको निकालकर चंडीगढ़ के लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही अपने पार्षदों को ये शपथ भी दिलाई कि वो कभी भी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। चंडीगढ़ में दिल्ली वाला धमाका दोहराने की उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निकाली विजय रैली। आखिर पहली बार उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। इस दौरान चंडीगढ़ के आम लोगों ने बताया कि उन्होंने क्यों एक नई पार्टी को मौका दिया है। ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी पहली बार में ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई यहाँ पर? चेंज चाहती थी जनता। आखिर क्यों? बस दोनों पार्टियों को आजमा चुके हैं जब से कॉर्पोरेशन बनी है। अच्छा। तब से अपना कांग्रेस और बीजेपी ही थी। अच्छा। अब लोगों ने चेंज किया है, तो अब इसलिए केजरीवाल ने चेंज कारण तो होगा चेंज का। लोग परेशान थे सर, आज भी परेशान हो चुके थे हर चीज से, महंगाई से, हर चीज से महंगाई। अच्छा, महंगाई हो गई है, बहुत से मुद्दे हैं। या फिर ये भी है कि लोग कहते हैं कि जैसे पंजाब के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोग हैं, ये कुछ नया सबसे पहले ट्राई करते हैं। बिल्कुल करते हैं। विजय यात्रा में अरविंद केजरीवाल के साथ सभी नवनिर्वाचित निगम पार्षद भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने उनको लोगों की सेवा करने के साथ साथ कभी भी पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलाई। एक एक जो आपने हमारे एमसी को चुना है, कैंडिडेट्स को चुना है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ की जनता ने अगर उन सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है रात दिन 24 घंटे तन मन धन से चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करना। आप सबके सामने आप सबको हाजिर नाजिर मान के हमारे 14 के 14 एमसी मेरे साथ खड़े हैं, ये आपके सामने शपथ लेंगे। मैं इनको सबको शपथ दिलाऊंगा। मंजूर है? मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा,
कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। इस विजय यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने की कोशिश की। ये चंडीगढ़ तक झाकी है, पंजाब हजे बाकी है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का होगा या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल इसी बात से खुश है कि उसको पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जीत का एक टॉनिक मिला है, जो उसका मनोबल तो बढ़ाएगा ही, साथ ही उसके बारे में परसेप्शन बनाने में भी मदद करेगा। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात काफी खराब हैं। बारिश और उसके चलते हुए हादसों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिससे कई इलाकों में यहां पर पानी जम गया है। साथ ही चेन्नई के कई इलाकों में ट्रैफिक भी जाम रहा। मुश्किल हालात के चलते चेन्नई में मेट्रो सर्विस की टाइमिंग 1 घंटे बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी गई है। जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अरुणाचल के तवांग की ये तस्वीरें। भारी बर्फबारी से यहां लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सड़कों से फिलहाल बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी तवांग आने वाले टूरिस्ट जो है उनको सावधानी बरतने की अपील की है। और अब बात करते हैं हॉकी की। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 41 साल बाद पदक जीता, तो उसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 1-1.5 दशक में देश में हॉकी टर्फ की संख्या तेजी से बढ़ी। एक संस्था अब छोटे स्कूली बच्चों को हॉकी टर्फ तक लाकर उन्हें निखारने का काम कर रही है। क्या है ये कोशिशें भारत को हॉकी को पावर हाउस बना सकती हैं? देखते हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड के बीच भी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के बच्चों में हॉकी को लेकर ये उत्साह देखते ही बनता है। बड़ी बात यह है कि आमतौर पर मिट्टी और घास के मैदानों पर खेलने वाले ये बच्चे पहली बार टर्फ पर आए हैं तो जोश और हैरत से भर गए हैं। वैसे तो हम ग्राउंड में खेलते थे, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे से पुश स्लैप ये सब हम नहीं कर पाते थे, लेकिन इस ग्राउंड में आकर, इस टर्फ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हर चीज़ मारने में बहुत आसानी मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं नेशनल इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ। किसी प्लेयर को जानती हो नेशनल इंटरनेशनल लड़कियों में? सर रानी रामपाल को। टर्फ और ग्राउंड में इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये टर्फ है और ग्राउंड में वो मिट्टी का होता है, ऊबर मतलब एक ऊंचा नीचा होता है, तो उधर स्लैप नहीं मार सकते हैं। मैं सेकंड बार टर्फ देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं टर्फ पे ही खेलूँ। मुझे इस टर्फ में खेल के बहुत पसंद, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपने लाइफ में प्लेयर ही बनना है। पहली बार टर्फ पर आकर इन बच्चों के हाथ भी खुल गए हैं। खेल की बुनियादी ट्रिक को सीखते हुए ये भविष्य के सपने बुनने लगे हैं। मैं पहली बार इस टर्फ में खेल रही हूँ और मुझे यहाँ पे स्लैप मारने में बहुत आसानी हो रही है। मैं हॉकी अपने पैशन की वजह से खेलना चाहती हूँ। किसी को देखा था पहले हॉकी खेलते हुए? हाँ, रानी रामपाल को देखा था। ये 1000 हॉकी लीग 2008 में स्टार्ट किया है, 2011 दिल्ली में भी स्टार्ट किया था। कई 10 साल जो हुआ है, इसका प्रोग्रेस ट्रमेंडस है। ये है फील्ड टर्फ प्रोग्राम है बच्चों के लिए। फील्ड टर्फ, ये बच्चे आपके सामने जो 150 बच्चे हैं, ये 10 से लेकर 12 इयर्स का बीच में है। 6th क्लास और 7th क्लास पढ़ रहे हैं। इन्होंने स्कूल ग्राउंड में, चार्ट ग्राउंड में या थोड़ा थोड़ा ग्रास है उधर ही खेले हैं। ये फर्स्ट टाइम है इन्होंने पहले आके टर्फ क्या है देख रहे हैं। इनका सौभाग्य है, ये जो वर्ल्ड कप हुआ उसी ग्राउंड में वो खेल पा रहे हैं। 1000 हॉकी लीग्स यानी OTHL नाम की संस्था पिछले 1 दशक से हर साल तकरीबन 500 नए बच्चों को हॉकी के मैदान पर लाने में कामयाब रही है। यही वजह है कि 2020 की दिल्ली की सब जूनियर हॉकी टीम में
OTHL के 18 में से करीब 1 दर्जन बच्चे शामिल रहे। कुछ बच्चे तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचने लगे हैं। ये बच्चे ने सबसे पहले ग्रास पे हॉकी स्टार्ट करी थी, इनको पता भी नहीं था कि टर्फ भी होता है। हमने भी जब स्टार्ट करी थी ग्रास रूट से स्टार्ट किया था। जब हम आए थे पहले दिन टर्फ देख के तो हम भी बहुत खुश हुए थे कि मतलब ग्रास नहीं है, ये पॉलीग्रास है, बॉल अपने आप जा रही है, हॉकी नीचे रख दो तो अपने आप रुक जा रही है। तो खेलने में बहुत इम्प्रूव हुई हॉकी, बहुत ज़्यादा। अभी भी दिल्ली में ऐसी कोई टीम नहीं है जिसमें OTHL के बच्चे ना हो। पूरी दिल्ली में ऐसे कोई कॉलेज नहीं है, ऐसी कोई टीम नहीं जिसमें दिल्ली के बच्चे खेलने ना जाते हों हमारे OTHL से। सर्टेनली ऑब्जेक्टिव तो इंडियन हॉकी का स्ट्रेंथन करने के लिए है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो होगा जो स्टेट हॉकी है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। जनवरी में हरियाणा में सब जूनियर नेशनल दिल्ली का टीम गया है। उस 18 में 12 प्लेयर जो हमारा 1000 हॉकी लिस्ट का ही थे, जबकि ये सारे सरकारी स्कूल से आप उठाते हैं। नहीं, हम जो लेते हैं 90% जो सरकारी स्कूल है, मुश्किल से 1-2 प्राइवेट स्कूल होगा। 10-15 साल पहले तक भारत में एस्ट्रोटर्फ की कमी की शिकायत आम बात रही और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड जैसे देश कई बार भारत जैसे एशियाई देशों को मात देते रहे। आज देश में सैकड़ों टर्फ तो लग गए हैं, लेकिन चुनौती बदल गई है। करीब 1-1.5 दशक पहले अक्सर ये शिकायत होती थी कि भारत में ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड जैसे देशों की तुलना में हॉकी के टर्फ बेहद कम हैं। आज भारत में हॉकी के करीब 200 टर्फ हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। 1000 हॉकी लीग्स नाम की संस्था भारत में हर साल 500 नए बच्चों को हॉकी स्टिक थमाकर उनका हुनर मांझती है और देश में हॉकी को मजबूत कर एक मिसाल पेश करती नजर आती है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की। खासकर देश के 3 महानगरों की अगर आप बात करें तो वहां पर कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना के मामलों में फिर से एक बड़ा उछाल जो है वो देखने को मिला है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3671 नए कोरोना के केस मिले हैं। मुंबई में बुधवार के मुकाबले 46% ये मामले बढ़े हैं। पूरे राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 5368 नए मामले मिले और 22 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 18,217 है और ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर 450 यहां पर हो गए। मुंबई में कोरोना केस में आए उछाल ने बीएमसी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज एक बड़ी चुनौती है। बीएमसी प्रशासन के सभी 24 वार्ड में बने वॉर रूम में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है और पुलिस भी शहर में निगरानी जो है बढ़ा रही है। आपकी लास्ट पे मतलब हेल्थ हिस्ट्री है सर आपकी कुछ? कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से मुंबई में बीएमसी के सभी 24 वार्डों के वॉर रूम में सक्रियता बढ़ गई है। 3 शिफ्ट में 24 घंटे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का काम जारी है। ये पूरी टीम है जो दिन रात 3 शिफ्ट में काम करती है और लोगों के फ़ोन लेना, लोगों को फ़ोन करना, उनको समझाना किसको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, पूरा मार्गदर्शन यहीं से किया जाता है। ये पूरी टीम लगातार यहाँ से काम करती है। ये जो टीम है आप देख रहे हैं, ये फ़ोन से जो लोग हैं, जो लिस्ट आती है उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ ही उनकी रिपोर्ट भी दिन में लेते रहते हैं। ये टीम है जो पूरा जो डाटा जो इकट्ठा हो रहा है उसकी डाटा एंट्री की जाती है और यहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो इस पूरे व्यवस्थापन के ऊपर नज़र रखते हैं। पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उस बेसिस पे हम ट्रायज करते हैं और फिर देखते हैं कि पेशेंट को कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की है और अगर घर पे फैसिलिटी है आइसोलेशन की तो फिर वो हम दे देते हैं। बीएमसी के मुताबिक आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन 95% बिना लक्षण के हैं और सिर्फ 5% को अस्पतालों में एडमिट करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी पेशेंट दाखिल है किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी नहीं है आज तक। आगे का तो जैसे सिचुएशन बनेगी, उभरेगी, उसके मुताबिक पता चलेगा, लेकिन आज तक किसी को भी ना तो आईसीयू की ज़रूरत पड़ी है और ना ही ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने इस बीमारी को आसानी से लिया गया है या उसको एकदम इजी तरीके से लिया गया है। हमको वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है और सामाजिक अंतर बनाए रखना है। शहर में धारा 144 लागू है, बावजूद इसके बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत में जश्न को लेकर भी भीड़ बढ़ने की आशंका है। लिहाजा गृह मंत्री ने पुलिस को निगरानी बढ़ाने के आदेश के साथ
लोगों से भी घर में जश्न मनाने का आग्रह किया है। सभी नागरिकों से बेनती करूंगा कि नए साल का स्वागत करते हुए आपको अपने आप को संभालना चाहिए, अपने परिवार को संभालना चाहिए। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर में रहें और नए साल का स्वागत अपने अपने घर में ही करें। फिलहाल आए मामलों में 95% इमारतों से है, जबकि झुग्गी बस्ती से सिर्फ 5% हैं। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है, बीएमसी अभी इस पर चुप है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कोरोना को लेकर चिंता जो है वो बनी हुई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में 24 घंटे में 1313 नए कोरोना के केस मिले हैं और 26 मई के बाद एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी बढ़कर अब 1.73% हुई है। दिल्ली में बुधवार को 923 नए कोरोना के केस मिले और 24 घंटे में 423 मरीज ठीक हुए। अब कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए सवाल ये भी कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 8 राज्यों के 14 जिलों में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते मामलों में 3 से 4 गुना का इजाफा हुआ है। महानगरों में 24 घंटे में कोरोना के मामले दुगुने होते देख जो आशंका पैदा हुई थी, उसकी ओर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इशारा किया है। हाल तक औसतन 6000 आ रहे कोरोना केस अब 13000 पार कर रहे हैं। 8 राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिंता जाहिर की है। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और झारखंड शामिल हैं। वहीं 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या 2 से बढ़कर अब 8 हो गई है। डॉक्टर पॉल, मेरा आपसे सवाल है कि जब पहली लहर आई तो 98,000 के आसपास मामले आए, वो गिरकर 9,000 के आसपास आए। 9,000 से उठकर मामला फिर 4,14,000 या 15,000 के आसपास पहुंचा। फिर ये मामला गिरकर 6,000 से अब 13,000 पहुंचा। क्या इसको तीसरी लहर हम मानेंगे? देखिए, इमर्जिंग सिचुएशन है। आप जैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो फैक्ट्स हैं, जैसे हमने दिखाया यहाँ पे। ये कहाँ लेके जाएगी हमें, कहाँ ये पहुंचनी है, कहाँ इसको रोकना है, ये सब हमारे हाथ में है और हमें उसके लिए, उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी है। इसको लिए तैयारी रखनी है, लेकिन कोशिश यही होगी कि इसको हम इसी टाइम पे इसी जगह ही दबा के रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि पिछले 3-4 दिनों से मामलों में तेजी देखी जा रही है, पर एहतियात बरतने को कहा, घबराने को नहीं। There is no need to panic. घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक देश के तौर पर हम तैयार हैं और हमें तजुर्बा भी है और हमारा टीकाकरण भी काफी बड़े तौर पर हो गया है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि घबराने की बात नहीं है। I repeat, no need to panic. But there is a need to be prepared and to be responsible and to be disciplined. उधर दुनिया में अब तक ओमिक्रॉन के 3,30,000 से ज्यादा मामले हैं और 59 लोगों की जान गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन की गंभीरता को लेकर अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, तो सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए होने वाली रैलियों को चुनाव आयोग फिलहाल नहीं रोक सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने गुरुवार को लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद ही कुछ कर सकता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटे ज्यादा होगा और कोरोना के मरीजों का वोट लेने के लिए कर्मचारी पीपीई किट पहनकर उसे वोट डलवाने जाएंगे। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है और अपनी जान बचा करके सियासी नेताओं की सभाओं में बेहिसाब भीड़ है। रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शायद ही इनमें कोई मास्क पहने दिखता हो। इस हुजूम में कुछ भी हो सकता है। वे लोग जो कोरोना कर्फ्यू लगाकर रात में जनता को सड़क पे चलने नहीं दे रहे हैं, वे भी दिन में भीड़ जुटाकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपने कहा रैलियों पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा तो लगाएंगे।
क्या हम ये मान लें कि तब तक ये रैलियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उसके बाद जो परिस्थिति होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्यवाही होगी वो लोग करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि बढ़ते हुए कोविड के खतरों के बीच चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। मिसाल के लिए मतदान का वक्त 1 घंटे और बढ़ाया जाएगा। भीड़ कम करने को 11,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। हर मतदान केंद्र पे थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क होगा। कोरोना के मरीजों को वोट लेने कर्मचारी पीपी किट पहनकर जाएंगे। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकंड डोज आल्सो। यूपी के चुनाव में एक लंबे समय से तमाम दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतकर विधायक बनते रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते 403 विधायकों में से 140 पे आपराधिक मामले हैं, 106 विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले हैं, 7 विधायकों पे हत्या के केस हैं, 36 विधायकों पे हत्या के प्रयास के केस हैं, 2 विधायकों पे महिलाओं पे अत्याचार के केस हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार राजनीतिक दलों को जनता को बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के शख्स को क्यों टिकट दिया। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है। उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की वजह से पोलिंग का वक्फा तो 1 घंटे बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले जो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा, उनको कौन रोकेगा, ये साफ नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो आचार संहिता लागू होने के बाद ही पिक्चर में आता है। लखनऊ में आलोक पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में रात 10 बजे से शुरू हुए कर्फ्यू का असर होटल और रेस्टोरेंट पर काफी होता हुआ दिख रहा है। लोग होटल और रिसोर्ट में एडवांस बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। उधर मैसूर में रात के कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए घुड़सवार पुलिस सड़कों पर गश्त करती हुई दिखी, क्योंकि राज्य में अब संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है। नए साल के जश्न के लिए मैसूर की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे और नाइट कर्फ्यू में रौनक कहीं खो गई। रात 10 बजे से पहले ही पुलिस कमिश्नर चंद्रगुप्त घुड़सवार पुलिस के साथ गश्त पर पहुंच जाते हैं ताकि कर्फ्यू का पालन सही ढंग से हो। कोरोना की दूसरी लहर में मैसूर राज्य के सबसे संक्रमित शहरों में से एक था। मैसूर के साथ बेंगलुरु में भी नाइट कर्फ्यू की वजह से नए साल की पार्टियां रद्द करनी पड़ी। The government has declared ban 4 दिन पहले ही सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा की। तब तक होटल्स के साथ साथ रिजॉर्ट्स में भी बुकिंग हो चुकी थी। अब हम उन सब को पैसे वापस कर रहे हैं। रात के कर्फ्यू की वजह से पर्यटक अब बेंगलुरु की जगह गोवा और पुदुचेरी का रुख कर रहे हैं। बेंगलुरु की ब्रिगेड रोड एमजी रोड इंटरसेक्शन पर नए साल के जश्न के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन आज यहां भी मायूसी पसरी है। 31 तारीख की रात किसी को भी घर के बाहर जश्न की इजाजत नहीं होगी। डेकोरेशन जब करते हैं हम तो लाखों लोग इधर आते हैं। कम से कम 3 या 4 लाख लोग इधर सिर्फ लाइटिंग देखने के लिए आते हैं। तो जब वो आते हैं तो क्राउड काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे। इसके लिए हमने लाइटिंग इस साल नहीं की है। दिन हो या रात, एमजी रोड ब्रिगेड रोड का ये चौराहा नए साल के जश्न के लिए खास तौर पर सजाया जाता था, लेकिन वो साजो सज्जा इस बार नहीं दिख रही। हालात ही कुछ ऐसे हैं।
ऐसे में आप भी नए साल का जश्न सुरक्षित तरीके से मनाएं, घरों में मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। एक के बाद आपका स्वागत है और खबर उत्तर प्रदेश से। यहां पर खबर है कि कन्नौज में पंपी जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे जो है वो पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी जैन और पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर यह छापेमारी चल रही है। इससे पहले आपको बताएं कि पीयूष जैन के ठिकानों पर जो जीएसटी की रेड हुई थी उस दौरान इनका नाम काफी चर्चा में आया था, क्योंकि ये भी उसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव की तरफ से ये भी कहा गया रैलियों में कि कंफ्यूजन में जो है वो पीयूष जैन की रेट जो है वो हो गई थी। अब इनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट जो है चल रही है, छापे की खबर है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए कब से जो है ये छापेमारी चल रही है और कहाँ कहाँ पर? देखिए, छापेमारी आज सुबह शुरू हुई है। जो कन्नौज में पंपी जैन उस पुष्पराज जैन का घर है वहां पर छापेमारी हो रही है। इसके अलावा उनके जो और ठिकाने हैं, उनका जो बिजनेस है इत्र का और कोल्ड स्टोरेज है, पेट्रोल पंप है, बाकी दूसरे कारोबार भी हैं और काफी बड़े कारोबारी हैं ये कन्नौज के। तो इनके तमाम ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। इनका नाम तब आया था जब इनके पास में पड़ोस में रहने वाले जो कारोबारी पीयूष जैन है, जिनके यहाँ से करीब 200 करोड़ रुपए कैश मिला था, 23 किलो सोना मिला था और इसके अलावा चंदन का तेल 6 करोड़ रुपए का मिला था। उसके बाद इनका नाम सामने आया था और शुरुआत में ये कहा गया था कि जो जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड चल रही है वो पंपी जैन के यहाँ चल रही है। लेकिन बाद में इन्होंने साफ किया कि ना तो वो पीयूष जैन को जानते हैं और ना ही उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। ये मुद्दा चुनाव में काफी गूंजा था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को टारगेट किया था। वहीं बीजेपी ने कहा था कि ये जो इत्र की खुशबू है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रही है। इस तरह की बयानबाजी चुनाव में काफी हुई थी। लेकिन पुष्पराज जैन और पंपी जैन ने साफ किया था कि वो पीयूष जैन को किसी भी तरह से नहीं जानते हैं। उसके बाद ये बात भी सामने आई कि रेड पंपी जैन की यहाँ होनी थी, लेकिन गलती से पीयूष जैन की यहाँ हो गई, क्योंकि दोनों का नाम पा से शुरू होता है। इस तरह की बातें भी चल रही थी। लेकिन इस सब बातों को दरकिनार करते हुए आज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने पंपी जैन और पुष्पराज जैन की यहाँ छापेमारी शुरू कर दी है। पंपी जैन 2016 से समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं और कन्नौज के ही रहने वाले हैं। पीयूष जैन भी कन्नौज का ही रहने वाला है और दोनों ही जो जैन गली है वहां की कन्नौज की, वहीं पर रहते हैं, आसपास के पड़ोसी हैं। हालांकि तब उन्होंने बार बार ये कहा था कि वो पीयूष जैन को नहीं जानते हैं। हालांकि क्या इस रेट का जीएसटी इंटेलिजेंस की रेट से कोई लिंक है, ये भी हमें देखना होगा। क्या वहां से इनके बारे में कोई सुराग मिला इसलिए इनकी यहाँ छापेमारी हो रही है या ये छापेमारी सेपरेट है, ये छापेमारी के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि पंपी जैन उर्फ पुष्पराज जैन के बहुत सारे ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। चलिए, छापेमारी में क्या निकलता है, क्या कोई कनेक्शन है पीयूष जैन से, तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा मुद्दा जरूर बना हुआ है उत्तर प्रदेश की सियासत में। फिलहाल शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी। वो पढ़े हैं पंपी जैन इतर कारोबारी हैं, समाजवादी के एमएलसी हैं और इनका नाम जो है चर्चा में आया था पीयूष जैन के घर जब कार्रवाई की गई थी तब से, क्योंकि इनका नाम मिलता जुलता है उनसे और ये भी उसी इलाके में रहते हैं जहां पर वो रहते हैं। और अब इनके यहाँ जो है ये कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है इनका। कन्नौज के बड़े कारोबारी हैं पंपी जैन और पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले पीयूष जैन के ठिकानों पर जब जीएसटी की कार्रवाई हुई, छापे वहां पे मारे गए, तो 200 करोड़ रुपए के आसपास का कैश वहां पर बरामद हुआ और वो एक बड़ा मुद्दा जो है बना। तमाम जो है प्रतिक्रियाएं उस पर आई, निशाना भी साधा गया बीजेपी की तरफ से और समाजवादी से जोड़कर उनका नाम देखा गया। तो समाजवादी ने भी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मिलता जुलता नाम है, इसलिए उनके यहाँ कार्रवाई की गई और अब जो एमएलसी हैं समाजवादी के, उनके घर पर यह कार्रवाई की जा रही है। मुकेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए कहां कहां पर छापेमारी हो रही है और सिर्फ आयकर विभाग की छापेमारी है या फिर जीएसटी भी जो है वो कार्रवाई कर रही है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पूरी छापेमारी है जो आज सुबह शुरू हुई है। सुबह ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो पंपी जैन के ठिकानों पर पहुंच गई थी। पंपी जैन काफी बड़े कारोबारी हैं कन्नौज के। उनके पेट्रोल पंप हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, इत्र का भी काम करते हैं वो। इसके अलावा कुछ और भी उनके कारोबार हैं और ये कारोबार न सिर्फ कन्नौज में है बल्कि यहाँ से लेकर मुंबई तक फैले हुए हैं। तो उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें आज सुबह पहुंच गई थी और सुबह पहुंचते ही उन्होंने जो लोकल पुलिस है उससे भी सुरक्षा मांगी थी
तो लोकल पुलिस के जो जवान हैं वो पंपी जैन के घर के बाहर तैनात हैं और सुबह से उनके घर के और उनके दूसरे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पंपी जैन 2016 से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इनका नाम तब सामने आया था जब कन्नौज के कारोबारी जो इत्र कारोबारी हैं पीयूष जैन, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी जीएसटी इंटेलिजेंस की और उस छापेमारी में 200 करोड़ रुपए कैश मिला था। उसके बाद से इनका नाम शुरुआत में सामने आया कि ये जो छापेमारी है ये पंपी जैन के यहाँ हो रही है, लेकिन पंपी जैन ने बाद में साफ किया कि ना तो वो पीयूष जैन को जानते हैं और ना ही उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। हालांकि उनके नाम को लेकर बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी है दोनों के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है ये, और तीखी बयानबाजी हुई थी। लेकिन इसके ठीक बाद अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने पंपी जैन के यहाँ रेड कर दी है। हालांकि ये रेड जो जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड है उससे कनेक्टेड है, क्या उसके इनपुट के बाद उनके यहाँ रेड हुई है ये अभी साफ नहीं है, या फिर ये सेपरेट फ्रेश रेड हो रही है ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन उनके कई ठिकानों पर, इसके अलावा कन्नौज के कुछ और इत्र कारोबारी हैं उनके यहाँ भी ये रेड चल रही है, तो कई ठिकानों पर रेड हो रही है और थोड़ी और डिटेल कुछ देर में और आएंगे। तो मुकेश, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कन्नौज में इनसे जुड़े हुए लोगों क्या हो रही है या और अलग अलग लोगों के यहाँ भी इस तरीके के छापे जो है पड़ रहे हैं, और इनके जो ठिकाने हैं सिर्फ कन्नौज में रेड की जा रही है या और जगहों पर भी ऐसी कार्रवाई हो रही है? देखिए, पंपी जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है कन्नौज में, ये तो साफ है, लेकिन उनके जो बाकी दफ्तर हैं वहां पर भी रेड चल रही है, इस तरह की जानकारी मिली है। करीब 50 जगहों पर रेड चल रही है ऐसा कहा जा रहा है। और पंपी जैन के अलावा कुछ और इत्र कारोबारी हैं कन्नौज के, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, जिसमें एक यूसुफ इत्र वाले हैं उनका भी नाम सामने आया है। तो कुल मिलाकर अभी कुछ देर में शायद कुछ और डिटेल मिलेंगे, लेकिन अभी शुरुआती जानकारी यही है कि पंपी जैन के साथ में कुछ और इत्र कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी ये रेड चल रही है और आज सुबह से रेड शुरू हुई है। जी, थोड़ा इनके बारे में आप बता पाए मुकेश, पंपी जैन, क्योंकि ये जो है बड़ा चर्चा में रहे इससे पहले जब पीयूष जैन की कार्रवाई की गई थी। इनका क्या कारोबार है, किस किस तरीके का जो इनका बिजनेस है वो है, और कंफ्यूजन जो है वो क्या हुआ, जो एक बड़ा मुद्दा जो है सियासी बयानबाजी भी सुनने को मिली इस पर? देखिए, पंपी जैन 2016 से पहले राजनीति में नहीं थे। ये कन्नौज के एक बड़े कारोबारी हैं जो इत्र का कारोबार करते हैं, साथ में इनका कोल्ड स्टोरेज है, पेट्रोल पंप है, इसके अलावा दूसरे कारोबार भी हैं, काफी बड़े कारोबारी हैं। लेकिन 2016 में क्योंकि अखिलेश से काफी करीबी थे, अखिलेश यादव के, तो इनको समाजवादी पार्टी से एमएलसी बना दिया गया था, तब से एमएलसी हैं। और इनका नाम तब सामने आया था जब जीएसटी इंटेलिजेंस ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ रेड की थी। पंपी जैन भी पीयूष जैन के घर के पास ही रहते हैं और वो इत्र वाली गली, एक तरह से कहें जैन गली जो है कन्नौज की, वहां पर ये रहते हैं। तो उस रेड में इनका नाम सामने आया था कि छापेमारी इनके यहाँ चल रही है और इन्होंने ही समाजवादी पार्टी का जो इत्र था, समाजवादी इत्र, वो लॉन्च किया था। और तब ये बात सामने आई थी कि इत्र कारोबारी के यहाँ रेड चल रही है जिन्होंने समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया है। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि ना तो वो पीयूष जैन को जानते हैं और ना ही वो करीबी हैं और ना ही उनके यहाँ रेड चल रही है, क्योंकि दोनों का नाम पा से शुरू होता है। इनका नाम पंपी जैन है, पुष्पराज जैन, और जो जिसके यहाँ रेड चल रही थी उसका नाम पीयूष जैन है, तो इसलिए इनका नाम बार बार सामने आ रहा था। लेकिन बाद में इन्होंने ये साफ किया कि उनके यहाँ रेड नहीं चल रही है और ना ही जीएसटी के अधिकारियों ने कहा कि इस रेड का पुष्पराज जैन से कोई लिंक है। तो कुल मिलाकर ये जीएसटी की जो पूरी रेड खत्म हुई, जीएसटी इंटेलिजेंस की, वो रेड जो है परसों ही खत्म हुई है और उसके बाद आज पंपी जैन के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है। तो क्या ये अलग अलग रेड हैं या फिर जीएसटी से कुछ इनपुट मिला और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा वक्त के साथ और ज्यादा साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी की खबर जैसे कि मुकेश जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कई जगहों पर इनकम टैक्स जो है वो छापेमारी कर रहा है कन्नौज में, पंपी जैन की जगहों पर भी, और जो इत्र से जुड़े हुए कारोबारी हैं कई सारे, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी जैन, और ये काफी चर्चा में रहे उस वक्त जब इन्हीं के पड़ोसी जो हैं पीयूष जैन, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई जीएसटी की तरफ से। वहां से बड़ा कैश जो है घर से बरामद हुआ था, जिसको लेकर तमाम तरीके की सियासी बयानबाजी भी की गई। बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया कि पीयूष जैन जो है वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि वो जो जैन हैं वो दूसरे हैं, वो पंपी जैन है जहां पर कार्रवाई की जानी थी, शायद गलती से दूसरी जगह पकड़ दी गई। और अब यहां पर
इनके ठिकानों पर भी यहाँ पर आयकर की जो कार्रवाई है, वो छापेमारी है, वो यहाँ पर की जा रही है। इस पर हम बने हुए हैं, ब्रेक के लिए रुकते हैं। मुकेश, शुक्रिया आपका। अब बात कोरोना की करते हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ओमिक्रॉन के 1270 मामले अब हो गए हैं। 374 मरीज इसमें ठीक हुए हैं और देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन का फैलाव जो है वो अब पहुंच गया है। महाराष्ट्र में 450 ओमिक्रॉन के मामले हैं, 125 इसमें ठीक हुए हैं। दिल्ली में 320 हैं ओमिक्रॉन के मामले, 57 इसमें ठीक हुए हैं और देश में 24 घंटे में 16,764 नए कोरोना के केस आए हैं, 220 की मौत हुई है और कल 7,585 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में संक्रमण दर आप देखिए तो 1.34% है और देश में कोरोना के 91,361 एक्टिव मामले हैं। हमारे सहयोगी परिमल हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। परिमल, एक तरफ तो चिंता ओमिक्रॉन को लेकर है, उसके मामले बढ़ रहे हैं और अगर हम बाकी कोरोना के केस भी देखें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। ये कितनी बड़ी चिंता जो है वो पैदा कर रहा है? सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर नहीं कहा है, लेकिन ये कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंकड़े से ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब पहली वेव में आंकड़ा करीब 90,000 से ज्यादा का गया था, जब सबसे पीक मामला कह रहे हैं पहली लहर में, तो वो गिरकर करीब 9,000 तक आया था और 9,000 से मामला उठना शुरू हुआ तो 4.25 लाख तक हमने रोजाना मामले देखे। दूसरी लहर मामले वो 6,000 के आसपास तक गिरे और 6,000 के आसपास गिरने के बाद परसों ये आंकड़ा 9,000 के आसपास था। कल जो पूरे देश में कोरोना के मामले आए वो करीब 13,000 के आसपास आए और आज वो 16,000 है। तो सीधे तौर पे तीसरी लहर ने एक तरीके से दस्तक दी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक औपचारिक तौर पे इसको नहीं माना है। उनको ये उम्मीद है कि जो वैक्सीन है या लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो मामले को नहीं बढ़ने दे। जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है तो ओमिक्रॉन को लेकर एक स्थिति बहुत स्पष्ट करनी जरूरी है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली, अहमदाबाद जैसी बड़े शहरों की बात नहीं है। बड़े शहरों के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र के आसपास के जो इलाके हैं, मुंबई के आसपास के इलाके हैं, वहां से ये मामले ओमिक्रॉन के रिपोर्ट हो रहे हैं। अहमदाबाद के आसपास के मामले से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये भी कल एक जानकारी हमने दी थी स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि हर ओमिक्रॉन मरीज का इलाज अस्पताल में हो पाएगा, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उस वक्त में स्वास्थ्य मंत्रालय ये मन बना रहा है कि जब तक मरीज को जरूरत ना हो, हालांकि अब तक माइल्ड सिम्टम ही है ओमिक्रॉन के मरीजों का, तब तक उनको अस्पताल में दाखिला नहीं मिले। अगर आने वाले वक्त में इसकी स्थिति बहुत भयावह होती है, जिसकी आशंका बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि लोग एहतियात बरतें, क्योंकि खतरा अब बढ़ गया है। बात तो कभी नहीं, अब बढ़ चुका है, ऐसे बरतना जो। परिमल, ये जब से ओमिक्रॉन की दस्तक देश में हुई है तब से ओमिक्रॉन के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसका फैलाव बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से होता है। लेकिन इसके अलावा बाकी कोरोना के मामलों में भी जो है इजाफा बहुत तेजी से होने लग गया है। इसके पीछे क्या वजह एक्सपर्ट्स बता रहे हैं? डेल्टा अभी भी किया जा सकता है। डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी अभी भी है, जो जिसके घातक परिणाम हमने सेकेंड वेव में दिखा। आप भी बीमार पड़े, आपकी फैमिली भी बीमार थी, हर कोई जानने वाला, मतलब हर कोई जो आदमी है उसका कोई ना कोई जानने वाला बीमार जरूर पड़ा। और आप उसमें समझिए कि किस तरह की भयावह स्थिति थी, इतने ज्यादा मामले मौत के भी रिपोर्ट हुए थे। ओमिक्रॉन को लेकर एक निश्चिंता अभी शुरुआती दौर में ये जरूर जताई जा रही है कि इसके बहुत सीवियरिटी के परिणाम नहीं है। लेकिन कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी तक किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है। ओमिक्रॉन से वाकई कोई सीवियरिटी नहीं होगी। ये शुरुआती परिणाम जरूरी है कि लोग सीवियर नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये अंतिम निष्कर्ष नहीं है ताबिश। यही बड़ी वजह है कि लोगों को सचेत रहने की सलाह हम लोग भी जब आपस में बातचीत कर रहे हैं टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे, तो बताना जरूरी है कि ये मानकर नहीं चले कि हर मरीज माइल्ड ही रहेगा ओमिक्रॉन का, क्योंकि चीजें इवॉल्व हो रही है और अभी तक ये कहना बहुत मुनासिब नहीं है कि इसमें तमाम मरीज माइल्ड ही रहेंगे। एहतियात बहुत जरूरी है। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया टीका लगवाएं, सोशल गैदरिंग से बचें। आज नए साल का लास्ट डे है, हमने आज साल देखा है कि लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये मामले बढ़ रहे हैं, 2 दिसंबर को एक मामला रिपोर्ट हुआ था ताबिश, और आज देख लीजिए कि वो 1000 से ज्यादा मामले हैं, 1200 से ज्यादा मामले हैं ओमिक्रॉन के। ये तो वो मामले हैं जिनकी पुष्टि हो गई है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी है कि कम्युनिटी में इसका स्प्रेड हुआ है,
जहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि किससे उनको ओमिक्रॉन हुआ है। तो ये बड़ी वजह जो है वो चिंता पैदा करने वाली है, और यही बात है कि लोग जो है वो सतर्कता और सावधानी को नहीं भूलें फिलहाल, क्योंकि तीसरी लहर एक तरीके से दस्तक जो है अब तक हो चुका है। शुक्रिया परिमल आपका। जैसे कि परिमल भी बता रहे थे, देखिए चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में ही ये रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले मिले हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही हम देख रहे थे कि बहुत कम जो है संख्या में मामले आ रहे थे, लेकिन अब तीसरी लहर की दस्तक जो है इसको माना जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा होनी है कि तीसरी लहर है या नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं वो जरूर एक बड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। उधर तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात खराब हैं। बारिश और उसके चलते हुए हादसों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में 17 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। साथ ही चेन्नई के कई इलाकों में ट्रैफिक भी जाम रहा। मुश्किल हालात के चलते चेन्नई में मेट्रो सर्विस की टाइमिंग 1 घंटे बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी गई है। और अब बात करते हैं आज की टॉप 5 न्यूज की, वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। दिन भर आप कौन सी खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। चीन की नई चाल जो है सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम चीन ने बदले, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जो है दी है और चीन की इस चाल पर अपनी रिएक्शन दी है। और इसके अलावा 3 दिन में कोरोना के केस जो है वो कई गुना बढ़ गए हैं, न सिर्फ बड़े शहरों में, इसके अलावा भी जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और जगहों पर भी, जिससे एक चिंता जो है वो पैदा हो रही है। चुनाव को लेकर खबर यह है कि चुनाव नहीं टलेंगे। रैलियों में भीड़ जो है वो अब भी चिंता का विषय है, वो एक चिंताजनक बात बनी हुई है। कपड़ों पर बड़ी जीएसटी को लेकर आज कोई फैसला लिया जा सकता है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, जिस पर दरों को लेकर जो है वो चर्चा की जा सकती है। और कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा जो है वो देखने को मिला है। इन खबरों में जो भी खबर आप चुनना चाहते हैं उस पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं YouTube चैनल पर जाकर।